अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से जमानत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में हिफाजती जमानत एक्सटेंड हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू हुई, जिसमें नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने इस्तदा की कि अदालत हमारी अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पहले सुने। एक इंफॉर्मेशन उनके बकौल उन्होंने बतानी है कि एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस ले लिया है, वारंट भी खत्म हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि अपील आपकी है क्या। आज वकील ने जवाब दिया कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर जवाब दिया कि अभी हमने इस पर नोटिस जारी करके नैब को सुनना है। इन अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है। आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे, क्यों इश्तिहारी हुए, ये नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है। इस मौके पर आजम नजीर तारड़ ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, वो अदालत की इजाजत से ही बैरून मुल्क गए। हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी पेश करते रहे। दौरान समाअत आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के ऑर्डर में कुछ रोज की तोसी की इस्तदा की। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हिफाजती जमानत में तोसी कर दी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने दो अपीलें ज़ेर समाअत हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं अदालत की मुकम्मल मुआवनत करूंगा। अदालत ने इस्तिफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मैं क्लियर हूं, अभी अदालत के सामने हिफाजती जमानत का मामला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस मौके पर नैब से क्लियर पोजीशन लेने का कहा कि आपका फैसला है, रेफरेंस कायम रहना जरूरी है तो चलाएंगे, अगर नैब फिर रजामंदी जाहिर कर दे तो फिर क्या होगा। नैब आइंदा समाअत तक वाज़े पोजीशन से मुतालिक बताए। दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या गिरफ्तार करना चाहते हैं आप नवाज शरीफ को, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहते। अदालत ने इस्तिफसार किया कि नवाज शरीफ की जमानत में तोसी पर क्या आपको कोई एतराज है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें कोई एतराज नहीं। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर 26 अक्टूबर जो है उस तक तोसी कर दी है और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट भी मनसूख कर दिए हैं। उनके वकील काजी मिसबा ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर की। उनकी जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जिम्मेशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त की गई। दूसरी दरख्वास्त ये थी कि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का वकील मुकर्रर किया जाए। अदालत में नवाज शरीफ के जमानती मचलके जमा कराने की दरख्वास्त भी दायर की गई। नवाज शरीफ के जमानती के तौर पर तारिक फजल चौधरी को मुकर्रर किया गया। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत की, जिस पर उनकी कानूनी टीम ने ये मचलके जो अदालत में जमा करा दिए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी है। सजा मुअत्तली की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। पंजाब के केयरटेकर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर के बकौल उन्होंने ये जो फैसला था ये सेक्शन 401 के तहत हासिल अपने आईनी हुकूक इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 401 सजाओं की मुअत्तली, माफी और तब्दीली से मुतालिक है। इसमें कहा गया है कि जब किसी शख्स को किसी जुर्म की सजा सुनाई गई हो तो सूबाई हुकूमत किसी भी वक्त बगैर किसी शर्त या ऐसी शराइत पर जिन्हें सजा पाने वाला शख्स तस्लीम करे उसकी सजा पर अमल दरामद मुअत्तल कर सकती है, पूरी या सजा के कुछ हिस्से को कैंसिल कर सकती है। उनके बकौल साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में बनने वाली हुकूमत ने अक्टूबर 2019 में किसी वजाहत किए बगैर ऐसा ही इकदाम उठाया था। आपको याद दिलाते चले कि नवाज शरीफ को 2018 में अल-अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस में सजा सुनाई गई थी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की कोट लखपत जेल में 7 बरस के लिए कैद कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। ताम कुछ ही अरसे बाद उन्हें तिबी बुनियादों पर लंदन जाने की इजाजत दे दी गई थी। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ सीनियर कान और साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब वसीम सजाद साहब ने। वसीम सजाद साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना में जमानत मिल गई है, अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड केसेस में हिफाजती जमानत एक्सटेंड हो गई है। सर कैसा देख रहे हैं इन फैसलों को? पीटीआई भी तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। आपके ख्याल में क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल मेरिट पर हो रहा है?
देखें जी, मेरा ये तबसरा करना कि मेरिट पे हो रहा है या नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अदालती मामला है और उन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल एक तासर ज़रूर है कि इंतज़ामिया का झुकाव जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ है, लेकिन बिल आखिर ये मामले जो हैं अदालतों में जाते हैं। बुनियादी असूल ये है जी कि अदालतें चाहती हैं कि जो फौजदारी मुकदमात हैं उनका फ़ैसला मेरिट्स पे हो। तो अगर कोई टेक्निकल बुनियाद पे कोई किसी को नॉकआउट किया गया है तो कोशिश यही होती है कि मेरिट्स पे हो, टेक्निकलिटी पे ना हो। तो जो सूरत हाल आपने बड़ी तफसील से बयान की है, नवाज़ शरीफ साहब को इजाज़त दी थी अदालत ने बाहर जाने की, बीमारी की सूरत हाल थी, तो लेकिन उनका अरसा बाहर जाने का काफ़ी तवील हो गया। अब ये अदालत को मुतमिन करना होगा कि ये जो बाहर रहे हैं और अदालत में हाज़िरी नहीं हुई, इसका एक जवाज़ बनता है। उसके लिए वो यकीनन रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे और उनकी इस्तदा ये होगी कि जी हम इसलिए पेश नहीं हो सके कि नवाज़ शरीफ साहब बीमार थे और डॉक्टर ने उनको इजाज़त नहीं दी। अब दूसरी जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि नैब इस मामले में एक ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा है जो आम तौर पे नहीं होता। यानी कोई भी दरख्वास्त जब आती है तो वो कहते हैं हमें एतराज़ नहीं है। तो अदालत ने उनको आज ये कहा है कि जी आप वाज़े तौर पे हिदायत लें। मतलब ये है कि आप चेयरमैन नैब से हिदायत लें कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि न सिर्फ ये तो सिर्फ मामला ज़मानत का है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी अगर आप समझते हैं कि केस नहीं चलना चाहिए तो उसके बारे में भी वजाहत से हमें बताएं ताकि हम उसके मुताबिक चलें। लेकिन मेरा ख्याल में बिल आखिर हाई कोर्ट जो है वो नैब की बात को वज़न तो ज़रूर देगा, लेकिन फ़ैसला जो अपना है वो मेरिट्स पे करेगा और वाक़यात और कानून की रोशनी में करेगा। ठीक, वसीम सज्जाद साहब, एक तो नून लीग का बड़ा क्लियर कट मौकिफ है कि नवाज शरीफ साहब को टेक्निकली नॉक आउट करवाया गया इमरान खान को लाने के लिए, और ये मामलात जो हैं 2016 से शुरू हुए, फिर 17 में हुए, फिर 18 में, फिर जो आरटीएस फेल करवाया गया, उस बहस में पड़े बगैर अगर नून लीग का मौकिफ ये है कि अंडू किया जाए वो सब कुछ जो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन अंडू करने के लिए भी अदालतों को तो मुतमईन करना पड़ेगा, तो क्या नैब का सिर्फ ये कहना कि जी अगर नैब ये कहता है कि जी हम रेफरेंस वापस ले लेते हैं, क्या ये काफी होगा नवाज शरीफ की बरियत और बेकसूर साबित करने के लिए अदालत के सामने? देखिए जी, जहाँ तक तो फौजदारी मुकदमात हैं जिसकी अपीलें चल रही हैं, और जहाँ तक मुझे याद है जो अपीलें चल रही हैं इसमें मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब बरी हो चुके हैं, और वो फैसला जो है उसमें कुछ ऐसे अदालत ने ऑब्जर्वेशन भी की हैं जिसका तल्लक नवाज शरीफ साहब से आता है। तो वो एक मामला एक तरफ, यानी ये जो मामला है फौजदारी मुकदमात जो अपीलें चल रही हैं उसमें अदालत ने ये फ़ैसला करना है कि ये अपीलों को मंजूर करना है नहीं करना है, ज़मानत करनी है नहीं करनी है, तो वो मामला एक तरफ। लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और इन पे लागू किया गया था कानून की वो शिक जिसमें कहा गया है कि ये राइटियस और अमीन होना चाहिए, ये आइन में लिखा हुआ है। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसमें कहा गया था कि ये ताहयात पाबंदी होगी, और केसेस में भी इसको लागू किया गया था। अब इस पाबंदी को हटाने के लिए दो इकदाम किए गए। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को एक तरमीम के ज़रिए अपील का हक़ देने की कोशिश की गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम रिट्रोस्पेक्टिवली उसको नहीं मानते, लिहाजा वो रास्ता बंद नज़र आता है। दूसरा ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली की गई थी उसकी मुद्दत कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये ताहयात होगी। तो उसमें एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उसकी जो लिमिट है, हद है, वो 5 साल मुकर्रर की गई है। तो अब इस वक्त जो कानून है वो ये कहता है कि ये नाअहली 5 साल तक होगी, लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है, और हो सकता है कि रिटर्निंग अफसर के सामने एतराज़ हो, वो तो शायद कानून को कालअदम करार नहीं दे सकता, लेकिन मामला हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वहाँ इस चीज़ का फैसला होगा कि क्या आम कानून के तहत एक आइनी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है
उसमें तब्दीली की जा सकती है, रद्द-बदल किया जा सकता है कि नहीं। तो ये एक अहम सवाल होगा जो कि मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में या जब भी इलेक्शन होंगे ये मामले उठेंगे, तो ये एक बड़ा अहम सवाल जो है ये उठेगा। अच्छा सर, और इसका फैसला होगा। इसमें एक सवाल है और हमारी नॉलेज के लिए, ऑडियंस की नॉलेज के लिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इख्तियार किसको है, कौन कर सकता है? इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ख्याल पार्लियामेंट को है जो उन्होंने की है, लेकिन पार्लियामेंट के एक इख्तियार होता है आइन में तरमीम करने का। उसके लिए 2/3 अक्सरियत के तहत आइन में तरमीम की जाती है, 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में और फिर सेनेट में। तो ये जो तरमीम की गई है ये इलेक्शन एक्ट यानी आम कानून में की गई है। तो पार्लियामेंट को इख्तियार तो है, लेकिन सवाल ये होगा कि क्या ये तरमीम असरअंदाज होगी आइनी तशरीह पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो ये एक सवाल जो है, अहम सवाल है जो कि आइंदा उठाया जा सकता है, अदालत के सामने जाएगा। अच्छा सर, एक आज जो पंजाब गवर्नमेंट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ साहब की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी है। अब उस्मान बुज़दार साहब ने भी ये किया था जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया जा रहा था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट पर अच्छी खासी कड़ी तनकीद हो रही है कि जी आप जो हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप तो बायस्ड हो चुके हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये कानून के मुताबिक हुआ? तो कानून के मुताबिक ही है। लेकिन ये जो फौजदारी प्रोसीजर एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी शिक 401 जिसका आपने भी हवाला दिया है, उसके तहत सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार है कि किसी सज़ा को वो मुअत्तल कर दे। और पिछली हुकूमत ने नहीं किया, इन्होंने किया, इख्तियार उनको है। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन एक सवाल जो उठ सकता है, ये सज़ा जो मुअत्तल की है, अब मुझे फ़िलहाल क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है कि ये क्या इस्लामाबाद की अदालत ने की है या किसी पंजाब की अदालत ने की है। अगर इस्लामाबाद की अदालत ने की है तो फिर ये सवाल एक उठेगा कि क्या इस्लामाबाद की अदालत की सज़ा सूबाई हुकूमत मुअत्तल कर सकती है कि नहीं। ठीक, वसीम सजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आप मुलाकात। वेलकम बैक राज़ीन। ब्रेक से पहले आपने मारूफ लॉयर वसीम सजाद साहब को बड़ा तफसीली इंटरव्यू आपने देखा उनका। कुछ एतराज़ात आज उठे, पीपल्स पार्टी भी उठा रही है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि जी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को स्पीडी जस्टिस मिल रहा है, पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा भी मुअत्तल कर दी है। लेकिन ये सब कुछ एक किसी न किसी कानून के तहत ही हो रहा है। लेकिन एक जो पॉइंट वसीम सजाद साहब ने उठाया, वो जो नवाज शरीफ साहब की फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन थी, वो चूंकि इलेक्शन एक्ट में फिर तरमीम हुई और उनके बकौल वो चैलेंज हो सकती है, तो वो मामला थोड़ा सा उस पर एक क्वेश्चन मार्क अभी भी मौजूद है अगर वो चैलेंज हो जाता है। अता तारड़ साहब नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, मारूफ लॉयर हैं, और आज भी वो सारा दिन कोर्ट में जहां पे जमानतें हुई नवाज शरीफ साहब की। अता तारड़ साहब, पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। ये जो आज जमानतें हुई, हिफाजती जमानत में 2 दिन की तोसी हुई, उसमें फिर जो नैब के साथ मुकालमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का, उस पर एतराज उठाया जा रहा है कि जी ये तो वो नैब थी जो कि आउट ऑफ द वे जाके कन्विक्ट करवाना चाह रही थी नवाज शरीफ साहब को। आज वही नैब जो है वो बिल्कुल तकरीबन फ्लैट होके जमीन पर लेट गई है अदालत के सामने। तो ये बिल्कुल एक वन साइडेड जस्टिस जो है, स्पीडी जस्टिस नवाज शरीफ साहब को फराहम किया जा रहा है। जी, आपका जवाब इस पर अता साहब। देखिए, कोर्ट का कतन ये मतलब नहीं था कि वन साइडेड स्पीडी जस्टिस फराहम किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को। कोर्ट का ये कहना था कि वो नैब और वो स्टेट मशीनरी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो नैब और वो स्टेट मशीनरी जो मियां नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए दिन रात जिन्होंने एक कर दिए थे और अपनी तमाम तवानाइयां सर्व कर दी थी, तो वो जो टाइम वेस्ट हुआ अदालत का, रिसोर्स लगा स्टेट का, कोर्ट का टाइम जाया हुआ, उसका जवाबदेह कौन है। अब देखिए, मियां नवाज शरीफ का केस उन केसेस में से है जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर का केस था कि जिससे सियासी इंतकाम की बू आती है और आती रहेगी। वो अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला हो, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अली सिद्दीकी साहब की मेहनत जाया करने वाली स्टेटमेंट हो, वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाले जाना हो, ये तमाम वो चीजें हैं
कि प्रोजेक्ट इमरान खान के लॉन्च को यकीनी बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब को एज कोलैटरल डैमेज रास्ते से हटाया गया था। अब देखिए, एक इदारा जिसका सरबराह जावेद इकबाल गवर्नमेंट के हाथों, तब की गवर्नमेंट के हाथों ब्लैकमेल होता रहा बाद में, और जौक दर जौक जो हमारी पार्टी के लोग थे उनको बंद किया जाता रहा बगैर एविडेंस के, बगैर प्रॉपर सबूतों के। ये भी याद रहे कि नवाज शरीफ साहब का अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो केस चला रोजाना की बुनियादों पर, तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कोई अकाउंटेबिलिटी रेफरेंस रोजाना की बुनियादों पर नहीं चला। तो कोर्ट का कहना यह था कि वो जब स्टेट मशीनरी और वो सारा सिस्टम मोबिलाइज करके टाइम वेस्ट किया गया, तो अब अगर नैब कहता है कि वो गलत था तो फिर नैब को इसको ओन करना पड़ेगा और नैब को इसमें कैटेगोरिक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। कोर्ट का ज़हन ये था, कोर्ट ने कतन ये नहीं कहा कि कोई फेवर हो रही है या वन साइडेड सिस्टम चल पड़ा है। नहीं, उन्होंने नैब से अता साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का मौकिफ है वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त तो नैब भी अंडर प्रेशर है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, तो उसमें भी आपके 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वही आपकी गवर्नमेंट है और नवाज शरीफ साहब को आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट किया जा रहा है। देखिए, अगर तो नवाज शरीफ साहब के केसेस सियासी बुनियादों पर ना बने होते, नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकाला जाता, बकायदा एक जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के सुपरवाइजरी जजेस बिठाकर इलेक्शन से पहले सजा ना दिलवाई जाती, फिर तो चले मान लेते कि जी शायद कोई आउट ऑफ द वे इनको फेवर दिया जा रहा है। जो उस वक्त की नाइंसाफी थी, जो उस वक्त एक बंदे को फेवर करने के लिए नवाज शरीफ साहब को मुश्किलात का शिकार किया गया, कानून के मुताबिक, किसी ना किसी कानून और आईनी शिक के मुताबिक इसने अंडू होना था। नाइंसाफियां कायम नहीं रह सकती। तो अब ऑब्वियसली हम कोर्ट के सामने आज भी आजम नजीर तारड़ साहब, अमजद परवेज साहब, माई सेल्फ, हम प्रेसिडेंट्स लेके गए हैं, हमने अदालती ऑर्डरों की नजीरें पेश की हैं, हमने कानून कोर्ट किया है और बताया है कि इवन दो अगर नैब भी कहता है कि ये केस नहीं बनते थे और ये सियासी इंतकाम था, हमारा मेरिट पे बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और हम मेरिट पे विंडिकेशन चाहते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा जी हमें मेरिट पे सुना जाए, आप नैब पे मत रिलाय करें, आप नैब के कहने पे हमें रिलीफ मत दें। आजम साहब ने बकायदा कोर्ट के साथ ये कंटेस्ट किया और स्ट्रांगली कंटेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि हमारा केस, हमारी अपीलें मेरिट पे डिसाइड हों, ना कि नैब के कहने पर। ठीक है। अता साहब, दूसरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तंदो तेज बयानात शुरू हो गए हैं, आई एम श्योर आपने खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी कि जी नवाज शरीफ साहब अनोखे भी हैं, लाडले भी हैं। फिर कुंडी साहब जो ये फरमा रहे हैं कि जी उन्हें खदशा है कि डील करके आए हैं नवाज शरीफ साहब, और ये जो है, लेकिन अभी तक नून लीग, क्या स्ट्रैटेजी आपकी कि पीपल्स पार्टी को हेड्स ऑन नहीं लेना, या मियां साहब ने कहा, और क्या कोई मुलाकात उनकी जरदारी साहब से कोई तय है, प्लान है, कोई मिलना मिलाना? पीपल्स पार्टी से हम बड़े कॉर्डियल रिलेशन चाहते हैं और मैं अब फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू गिव देम अनड्यू इंपॉर्टेंस। अगर वो चाहते हैं कि हम उन पे गालम गलोच करें, हम उनके लेवल पे उतर आए, हम उनको जवाब दें, उनकी क़यादत पर तनकीद करें, जेब नहीं देता। हम इकट्ठे बैठ के खाने खाते रहे हैं, हम इकट्ठे एक कैबिनेट की मेज पर बैठते रहे हैं, हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ पॉलिसी बनाते रहे हैं। आज तू मैं शुरू कर दें, दूसरे के गिरबान फाड़ना शुरू कर दें, उनका ज़र्फ अपना है, हमारा ज़र्फ अपना है। और मैं आपके शो के तवसत से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पार्टी के नादान दोस्तों को समझाइए, हमारे साथ बदस्तो गिरेबा ना हो, आपकी हमारी लड़ाई बनती नहीं है। और अता साहब, क्या मियां साहब की कोई प्लान वगैरह है? अभी तो मेरा ख्याल है वो मरी वापस चले गए हैं, फिर शायद 26 को दोबारा वो इस्लामाबाद आएंगे, हिफाजती जमानत 26 तक है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे, मतलब मौलाना साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, या मैंगल साहब हो गए, सुनने में आया था कि वो उनसे मुलाकातें करेंगे। ऐसा कोई है प्लान डिस्कशन में? जी वो होगा, ऑल इन गुड टाइम। अभी फिलहाल तमाम फोकस लीगल केसेस पर है, तमाम तवज्जो इन केसेस के ऊपर है जो बनाए गए थे।
तो उसका भी टाइम आएगा, सियासी मुलाकातें भी करेंगे और सियासत का महवर है नवाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिलहाल लीगल स्ट्रैटेजी और लीगल केसेस पर तमाम तर तवज्जो मरकूज है। ठीक है, आखिर में सर शायद खाकान साहब जलसे में नहीं आए, कराची में उन्होंने बात करते हुए कहा कि जी हर जगह जाना ज़रूरी नहीं होता। क्या अब तकरीबन रास्ते अलग अलग हो गए उनके और नून लीग के, या अभी भी आप समझते हैं कि ही इज पार्ट ऑफ द PMLN? नहीं जी, शाहिद साहब बिल्कुल पार्ट ऑफ PMLN है। उनसे मेरी भी बात हुई है, कुछ और दोस्तों की भी बात हुई है। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि इख्तिलाफ राय घर के अंदर अच्छा लगता है, घर से बाहर बैठकर इख्तिलाफ राय अच्छा नहीं लगता। आपने पार्टी में जिंदगी गुजारी है और देखें यहाँ पे उनकी कुर्बानियां अपनी जगह मौजूद, वहां पार्टी ने भी उनको हमेशा आउट ऑफ द वे फेवर किया। तो अच्छी बात है, वो इख्तिलाफ राय रखते हैं, जरूर रखें, मगर मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के साथ हैं और मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। अता तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब को 3 केसेस में आज रिलीफ मिला और पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी वो अनोखे लाडले हैं, लाडला प्लस हैं, उनको हर जगह से रिलीफ मिल रही है। तफसीली इंटरव्यूज आपने वसीम सजाद साहब से हमने सारे सवालात उनके सामने रखे, फिर यही सवालात हमने अता तारड़ साहब के सामने रखे, वो भी आज कोर्ट में मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जनाब हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो आज 3 केसेस में उनको रिलीफ मिला, 2 में हिफाजती जमानत एक्सटेंड हो गई, 1 में तोशा खाना में उनकी जमानत हो गई, ये क्या आउट ऑफ द वे जाके उनको दी गई है? आपकी मतलब ऑब्वियसली सब जुडिस है मामला, लेकिन ये जो एतराज़ात हैं कि जी उनके साथ जो है वो एक फेवरेबल वो किया जा रहा है, कॉन्डक्ट किया जा रहा है, उनको आउट ऑफ द वे प्रोटोकॉल और ये सारी दी जा रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 2016 में इमरान खान को लाने के लिए उनके साथ ज्यादती भी तो हुई। नून लीग का ये जवाब देखें, ये जहाँ तक तो तोशा खाने वाला तल्लक है, उसमें वो मैक्सिमम ये था कि वो मफरूर थे, एब्सकॉन्डर थे, और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड साइटेशंस हायर कोर्ट्स की हैं मौजूद, जिसमें एब्सकॉन्डर्स को प्रोटेक्टिव बेल भी मिली, ट्रांजिटरी बेल भी मिली, और उसके परपेचुअल वारंट्स वो जो हुए थे वो उनको खारिज कर दिए। तो ये कोई ऐसी अनहोना तोशा खाना वाला मामला। ठीक, अब आ जाते हैं इन 2 केसेस में। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी ये था कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री है पाकिस्तान की जी, उसमें अंडर ट्रायल जो अक्यूज्ड है उसकी तो प्रोटेक्टिव बेल भी उसको मिलती है, ट्रांजिटरी बेल भी मिलती है, लेकिन जो कन्विक्ट है वो फर्स्ट इम्प्रेशन ये केस है कि फर्स्ट टाइम किसी कॉन्विक्ट को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई और फिर लाइकवाइज उसको वापस आने का भी इस तरह कोर्ट नहीं दी ना इजाज़त। अब कोर्ट में यहाँ से एक और चीज़ शुरू होती है कि सज़ा तो हुई इनको इस्लामाबाद से जी, लेकिन जेल इनकी थी पंजाब की जी, वहाँ से इनकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल गए, मेडिकल बोर्ड हुआ, जो भी हुआ, इनको अदालत ने कहा कि देख लें आप, गवर्नमेंट देखे। गवर्नमेंट ने सेक्शन 401 के तहत ही इनकी सज़ा सस्पेंड की। उस्मान मुजदार साहब उस वक्त वो ठीक हो गई, किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया। इवन जो आज एतराज़ कर रहे हैं वही उस वक्त फैसिलिटेटर थे जी, उन्होंने जाने दिया और वो फिर चले भी गए। बार बार हम ज़रूर ये शोर सुनते रहे कि देखिए जी 4 हफ्ते के लिए गए हैं और 4 हफ्ते के बाद उनको आना चाहिए था, बीमारी नहीं है, इधर उधर फिर रहे हैं, ये है वो है। तो उसमें 401 में एक और क्लास भी है, सब क्लास 2 है, और वो ये है कि अगर सूबाई हुकूमत ये समझे कि ये ऑर्डर रिवोक करना है तो वो रिवोक कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने नहीं किया ना रिवोक, उस वक्त रिवोक नहीं किया जी। ये उस वक्त की PTI हुकूमत को जाना चाहिए था रिवोक के लिए। फिर जो ऑर्डर था डिवीजन बेंच का लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें यह था कि 4 हफ्ते के लिए ये जाएं, ठीक है, वहाँ पे अपना इलाज कराएं और
अपनी रिपोर्टें भेजें। एक छोटी बॉन्ड भी दिया था, छोटी बॉन्ड। उसमें ऑर्डर में एक और चीज़ है जिसका बेनिफिट मियां नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है, उसमें ये है दूसरा सेंटेंस कि अगर और उनके मुआलजीन अगर ये सर्टिफिकेट देते हैं कि अब उनकी सेहत बहाल हो गई है और ये पाकिस्तान आने के काबिल हैं तो फिर वो आ जाए, अगर नहीं तो ये नहीं वाली बात नहीं है, बस ये एक आगे ख़त्म हो गए। अब सर शाहजेब साहब इस चीज़ का बेनिफिट नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है, इसको चैलेंज किसी ने नहीं किया। और आपने देखा होगा कि उनके आने से पहले 6 अक्टूबर को उनके वकला ने डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया कि डॉक्टर्स ने अब कहा है कि वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान आ सकते हैं, तो उन्होंने सेकंड कंडीशन फुलफिल की। बार बार ये कहना कि 4 हफ्तों के लिए गए वो नहीं आए, नहीं, उसके आगे का जो सेंटेंस है वो किसी ने पढ़ा ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता उस पर। यानी वो सारी चीजें जो थी वो उसमें थी। लेकिन अब इस वक्त जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 401 है वो अब केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस्तेमाल कर लिया। क्या केयरटेकर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि ये कर सके और किसी की भी सजा मुअत्तल कर सके? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस सेक्शन में कहीं भी नहीं लिखा कि केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करेगी, या कोई अगर कोई आमरीत के तहत कोई काम कायम की गई गवर्नमेंट है तो वो नहीं कर सकती, कोई नहीं। लिखा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड दैट्स ऑल। और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक बड़ा इख्तियार दिया गया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कंडीशनल भी कर सकती है और विदाउट कंडीशन भी कर सकती है। इसमें तो कोई कंडीशन नहीं लगा। कोई कंडीशन। दूसरी एक और बात कि ये वर्ड में लिखा है कि वो जो प्रिजाइडिंग जज हैं उनको रिज्यू कर सकती है, रिकॉर्ड मंगवा सकती है। वर्ड शेल नहीं मेंशन। शेल होता तो मैंडेटरी प्रोविजन थी कि फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हर सूरत वो करना चाहिए। यानी भाई साहब आपकी गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये कि नवाज शरीफ साहब को कोई कानूनी कॉम्प्लिकेशंस नजर नहीं आ रही, कोई हर्डल नजर नहीं आ रही उनके केसेस में। देखिए इस वक्त तक जो प्रोसिक्यूटर्स हैं नैब के वो उनसे वो तो गिरफ्तार भी नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं ठीक है कोई एतराज नहीं है। और ये कोर्ट्स के लिए बड़ी आसानी होती है कि जब प्रोसिक्यूटर ऐसी स्टेटमेंट दे कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन तो वो उसी के कंधे पे रख के चला सकते नहीं तो फिर इसीलिए अदालत ने आज कहा ना कि फिर तो रेफरेंस ही वापस ले लेना। हाँ बिल्कुल। तो और ये हो भी सकता है, वापस भी हो सकता है। ठीक, ये तो इसका मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है वो। मेरा तो ख्याल है कि देखिए मैं एक बात बताऊं जी, मैंने किसी प्रोग्राम में ये कहा कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो मौजूदात से भरी हुई है, कोई मिरेकल किसी वक्त भी रूनुमा हो सकता है। हमारे कानूनी मुशगाफियाँ आप सब के तज्जिए एक साइड पे रह जाते हैं और वो काम हो जाता है, अनहोनी हो जाती है और ये हो के रही है। उस आने से पहले मैं जहाँ बैठा यही किया कि चूँकि इनका स्टेटस कन्विक्ट वाला है, इनको सरेंडर करना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, 426 CRPC की पिटीशन फाइल करेंगे, कोर्ट अगर मुनासिब समझेगी तो इनको कर, लेकिन कोर्ट ने इनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी। ये फर्स्ट इंस्टेंस का, इससे पहले कन्विक्ट को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली। अच्छा मुझे आखिर में पाशा साहब ये बताइएगा कि एक मामला है डिस्क्वालिफिकेशन का, अभी जो फैसला आया था वो खुद नोटिस वाला मामला, वो तो अब पीछे वाले जो फैसले हुए उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है पार्लियामेंट ने, वो अगर चैलेंज हो जाती है, एक तो ये कि अगर वो चैलेंज हो भी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अभी हालिया भी कह चुकी है कि पार्लियामान को मुकम्मल इख्तियार है कानून साजी का, कानून में तरमीम का, उसका क्या फैसला, क्या अदरवाइज भी आ सकता है कि 5 साल नहीं ताहयाती होगी ना? मैं एक सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2 ही मिनट रहेंगे। 62(1)(f) के तहत इनको सजा जी नायली हुई जी। 62(1)(f) में कहीं भी नायली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया कि लाइफ टाइम होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने, उस वक्त के बेंच ने इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए लाइफ टाइम कर दी। इंटरेस्टिंगली जो इलेक्शन एक्ट है उसमें भी कहीं भी नायली की मुद्दत का तयन नहीं है कि लाइफ टाइम होगी। अगर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम करते हैं और 5 साल कर दी है मैक्सिमम नायली की मुद्दत,
तो इसको तभी स्ट्राइक डाउन किया जा सकता था अगर 62(1)(f में लाइफ टाइम लिखी हुई होती। फिर जाहिर है दोनों का अगर तकाबल किया जाए तो आइन डोमिनेट करता है। तो आइन में जब ये मेंशन नहीं है तो फिर कैसे स्ट्राइक डाउन करेगी? और वैसे भी 302 भी अगर किया हो ना किसी ने तो वो मैक्सिमम नायल ही 5 साल की होती है। पता नहीं इनको नायल लाइफ टाइम क्यों कर दिया गया, ये ज्यादती की गई थी। हसन रजा पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक के बाद क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान मुसलसल 2-3 मैच हार चुका है, कल अफगानिस्तान से हारा। ये क्या मामलात हैं? साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अकरम और माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे चेन्नई से बराह रास्त हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट के मेगा इवेंट वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम ने हमारी इवेंट का आगाज अच्छा किया था। निस्बतन कमजोर टीमों नीदरलैंड, श्रीलंका को शिकस्त भी दी, जिसके बाद टीम की फतवात को ब्रेक लग गई। पहले रिवायती हरीफ इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल पर गुज़श्ता रोज तक आखिरी नंबर पर आने वाली अफगानिस्तान की टीम ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट में मतलब पहली बार शिकस्त दी है। इस शिकस्त के बाद से जहां शायकीन ने क्रिकेट उदास हैं, वहीं साबिक क्रिकेटर्स भी गुस्से में भी हैं और नाराज भी हैं। शिकस्त के बाद टीम का सेमीफाइनल तक का सफर जो है वो अगर मगर का शिकार होकर रहेगी और अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड जैसी टीमों को से जो है वो जीतना होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद जहां शायकीन मायूस थे, वहीं क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भी बेबसी की तस्वीर बने नजर आए। मीडिया से उन्होंने जो गुफ्तगू की, उनके बकौल शिकस्त से टीम को दुख हुआ, हमारा टोटल अच्छा था लेकिन बाउलिंग जो है वो उसमें हम अच्छा नहीं कर सके। बैटिंग थे और हमारा प्लान ये था कि 280 290 हमने टोटल करना है और उसके बाद जब हमने उस चीज़ को अचीव किया तो मेरे ख्याल से बॉलिंग और फील्डिंग में हम टू द मार्क नहीं थे। मिडिल ओवर्स में फिटनेस ने वैसी बॉलिंग नहीं की जैसे करनी चाहिए थी और अभी काफ़ी मैचेस हैं, हम कोशिश करेंगे अगर जितने भी मैचेस हैं उसको जीतने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से हम क्लिक नहीं कर पा रहे, कभी हम बॉलिंग में करते हैं तो बैटिंग में नहीं करते, बैटिंग में करते हैं तो फील्डिंग में हम उस तरह नहीं करते। देखिए प्लानिंग जो हम करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब बाबर आजम साहब तो ये कह रहे हैं कि किसी न किसी चीज में हम क्लिक नहीं करते तो हम हार जाते हैं, लेकिन देखें फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, किसी में पाकिस्तानी टीम हमें क्लिक करती नजर नहीं आ रही। और खुसूसन खिलाड़ियों की फिटनेस जो है उस पर भी वसीम अकरम ने मैनेजमेंट को आड़ों हाथे लिया। उन्होंने जो एक शो में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ और किसी भी क्रिकेटर का नाम लिए बगैर नाराजगी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों का टेस्ट तो होना चाहिए। अब कौमी टीम अहम इवेंट में दबाव का शिकार भी नजर आ रही है, आइंदा मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच और पाकिस्तान की टीम के साबिक बॉलिंग कोच भी हैं, टेस्ट क्रिकेटर साबिक जनाब मोहम्मद अकरम साहब, और मारूफ कमेंटेटर सीनियर सहाफ़ी हैं माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम साहब, पहले तो आपका तजिया, पहले 2 मैच हम जीते निस्बतन कमजोर टीमों से, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से तो हम नहीं जीत पाए, उसके बाद मुसलसल शिकस्त दर शिकस्त। आपको कैसे आप समअप करेंगे अपनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? देखो, जब ये टीम इंडिया जा रही थी तो उस वक्त भी मेरी कोई बहुत ज्यादा हाई होप्स नहीं थी, क्योंकि ये इस इतने बड़े इवेंट में जाने से पहले बड़ी छोटी छोटी टीमों से पिछले 3 सालों से खेलते आ रहे हैं और जीते, और हम कहते हैं कि रैंकिंग बहुत ऊपर है। किसी बड़ी टीम से इन्होंने टाकरा ही नहीं किया। एशिया कप में इनका इंडिया का सामना हुआ तो वो चीजें आपके सामने, बट यहाँ जाते हुए अब ऐसे लग रहा है कि किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है इन बच्चों को। दे आर नॉट रियली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, उस तरह एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए। टैलेंट जरूर मौजूद है लेकिन कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। जब आपके सीनियर लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि हमें समझ नहीं आ रही और मैनेजमेंट ये कहना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि कोई शुरू से इसकी प्लानिंग की नहीं गई, वेदर वो सिलेक्शन हो और या टूर मैनेजमेंट क्या कर रही है, किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, और जिस तरह टीम खेल रही है। अगर वो कह रहे हैं 280 पार स्कोर है तो मेरे हिसाब से 280 पार स्कोर नहीं था। कल ये ज्यादा रन कर सकते थे। हमें स्पिन को और अच्छा खेलना चाहिए और हम मशहूर हैं कि हम स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप देखें और कल वाले मैच में देखें तो आप तो स्पिनर को खेल ही नहीं पाए। आपको पकड़ा ही बीच में स्पिनर्स ने आके, आपको पता ही नहीं चला। जो बीच के ओवर जल्दी से गुजर गए, जहां पे आपको स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाना था वहां पे आप सिंगल करते रहे।
तो जब आपको ये पता है कि इस वक्त आपकी बॉलिंग वीक है, तो इसका मतलब है आप लंबे रन करें, इतने रन करें कि आपकी वो बॉलिंग डिफेंड कर सके। इस विकेट पे इनके खिलाफ 280 सही नहीं था, इन्हें कम से कम 310 315 इस पे करना चाहिए था। और उसकी जो मिसाल है, आप सारे लड़कों का, बाकी टीमों का स्ट्राइक रेट उठा के देखें और आप अपने लड़कों का स्ट्राइक रेट उठा के देखें, तो आपको सारा फर्क नजर आ जाए। ठीक। माजिद भट्टी साहब, ओवर टू यू। अकरम साहब तो फरमा रहे हैं कि कुछ इनसिक्योरिटी है लड़कों को और फिर मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आ रही। वर्ल्ड कप से थोड़ा अरसा पहले पीसीबी के सरबराह को चेंज कर दिया गया, हो सकता है उसका कोई इंपैक्ट ना हो, लेकिन यह बात भी बार बार की जा रही है कि आपको करने की जरूरत ही नहीं थी थोड़ा सा पहले। आप कैसे सम अप करेंगे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को? शुक्रिया आदिल, आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखें, गवर्नेंस के तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बेतहाशा इश्यूज थे। बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड में जब एक साल में 2-3 चेयरमैन चेंज हो जाएंगे तो निचले लेवल पे उसके असरात तो आते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, अब से कोई 3-4 महीने पहले जब इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया तो पाकिस्तान ने फौरन आईसीसी को लेटर लिखा कि जी हमारा मैच चेन्नई से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ की पिच जो है ये स्पिन बॉलर्स को सूट करती है। भाई, आप क्रिकेट पे फोकस करें, चाहे वो आपको चेन्नई में खिला रहे हैं चाहे कोलंबो में खिला रहे हैं, आपका ये मसला नहीं है। फिर अब से कुछ अरसा पहले जब एशिया कप श्रीलंका में चल रहा था, दुनिया की सारी टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ खेलकर तैयारियां कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा कर रही थी, साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टूर किया। हमने उस वक्त अपने प्लेयर्स को एक और मामले में उलझा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर 3-3.5 महीने का डेडलॉक रहा। फाइनली प्लेयर्स ने क्रिकेट बोर्ड को अपनी शराइत मनवाई और 200% इनके पैसे इंक्रीज हुए। चले, पैसे प्लेयर्स के हैं, उनको बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन जो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हुई दीगर मामलात में, फिर हमने एक ऐसे बंदे को क्रिकेट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया जो एक कश्ती में उसका पांव डर्बीशायर काउंटी की तरफ था। ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के लिए। तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो हमने उनको ऑप्शन दे दिया, मेरे ख्याल में आधा तीतर आधा बटेर। बाबर आजम इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन कप्तानी में मेरे ख्याल में बाबर आजम को अभी तक, कल भी मैं तो अभी भी चेन्नई में मौजूद हूँ, कल यहाँ पर जितनी हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई, जो हमने मनाजिर देखे एज ए पाकिस्तानी, मुझे तो काफी शर्म आई। हमारे कुछ दोस्त थे, वो तो बाकायदा रो पड़े पाकिस्तान की इस तरह हमने तजलील होते हुए देखी यहाँ पर जिस सरजमीन पर हम बैठे हुए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब हमें सियासत से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट लोगों को, हालांकि ये चीज शायद पाकिस्तान क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तक हमारा क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगा। आदिल, अगर आपको याद हो, मैं और आप 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थे तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम नीचे लगी हुई थी, लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट ने आउट ऑफ द बॉक्स एक डिसीजन लिया, ऑकलैंड में सरफराज से ओपन करवाया, उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। इस टीम में अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह कल मैंने बाबर आजम को मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में घबराए हुए और उनके आंखों में ऐसे लग रहा था कि वो किसी वक्त भी रो पड़ेंगे, मुझे 2007 में इंजमामुल हक का वो सीन याद आ गया जब पाकिस्तान आयरलैंड से हारा था और उसके बाद अगले दिन बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ था। तो कल वो सेम पोजीशन पाकिस्तान के कप्तान की थी। पाकिस्तान के कप्तान अपनी जो व्यूज हैं वो मीडिया के सामने एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे थे। कभी वो कोई बात कह रहे थे, कभी कोई बात कह रहे थे। मेरे ख्याल में थोड़ा बाबर आजम को सहारा देने के लिए हमें एक अच्छे कोच को उनके साथ लगाना होगा जो उनकी मुश्किलात को भी तो आसान करे। ठीक है। मोहम्मद अकरम साहब, जो भट्टी साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से, वो चूंकि चेन्नई में बैठे हुए हैं, तो इनके साथ जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में था तो टीम को हारते हुए देखकर वैसे ही बंदा बड़ा डिमोरलाइज होता है। जबरदस्त तरीके से उन्होंने सम अप किया इस वक्त जो सिचुएशन है। एक आखिर में उन्होंने जो सजेशन दी कोच की, क्या ये अब फौरन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी 3-4 मैचेस तो रहते हैं और ये पॉसिबल भी है कि किसी को भिजवा, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि टीम को इमोशनल और मॉरल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने बड़े इवेंट वर्ल्ड कप के दौरान आपको कोच चेंज करने की कोई जरूरत है।
इस वक्त बहुत सारे सीनियर लोग हैं वहाँ पे भी मौजूद हैं। इनको सिर्फ उठाना है कि अब जाके जो हो गया वो हो गया, उसको डिलीट करें और अब अगली गेमों में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करें। हार या जीत हम समझते हैं कि गेम का हिस्सा है, लेकिन आप लड़ते हुए नजर आए। आपने फाइट पुट अप ही नहीं की। जो फील्डिंग कल हमें देखने में मिली, बैटिंग और बॉलिंग जो मिली, उससे ऑब्वियसली अवाम जो है वो अपनी छुट्टियां लेके दिन रात बैठ के देखते हैं, तो उन्हें अफसोस तो जरूरत है। एज ए क्रिकेटर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन आम आवाम को उसका वो अंदाजा नहीं हो रहा होता। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, आप अंदर 100% देते हुए नजर आए, आप लड़ते हुए नजर आए। हार या जीत आपके इख्तियार में नहीं होती। ठीक, भट्टी साहब जी, भट्टी साहब ये बताइएगा कि कुछ टीम के अंदर इख्तिलाफात की खबरों की भी कुछ सुनीद आई, और जब भी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती एक मेगा इवेंट में, जाहिर बात है बड़ा नेचुरल होता है कप्तान को ब्लेम करना, फिर तू मैं हो जाती है। कुछ ज्यादा तो ये मामला नहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है ना? देखें आदिल, आपने भी दुनिया में इंग्लैंड में भी जर्नलिज्म की और दूसरे मुल्कों में ये छोटे मोटे मामला तो चल रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को हैंडल किया है, कल हम चेन्नई के प्रेस बॉक्स में बैठे हुए थे। टॉस से तकरीबन 20-25 मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज आता है। अब हमें नहीं पता कि टीम में वाकई इख्तलाफात हैं या नहीं है। जो साहब सोशल मीडिया पर ये खबरें दे रहे थे, उन्होंने तो कहा कि जी प्लेयरों की हाथापाई होगी, नाखून एक दूसरे को गर्दन पे उन्होंने जख्मी कर दिया नाखून मार के। लेकिन उस वक्त प्रेस रिलीज आना और हम लोग भारत में बैठे हुए हैं, तो भारतीय सहाफी उठकर मेरे पास आते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है, आपके ड्रेसिंग रूम में कोई मसला है? तो मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल जरूर करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन उन्होंने लेट रिएक्ट किया है और ऐसे वक्त पे रिएक्ट किया कि उधर तो बाबर आजम टॉस की तैयारी के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ये खबरें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा मिस हैंडलिंग भी क्रिकेट बोर्ड के एंड से हो रही है। तो बाबर आजम बिल्कुल मोहम्मद अकरम साहब सही फरमा रहे हैं। जिस तरह की उन्होंने कल फील्ड प्लेसिंग की, पहले तो ये 282 की विकेट नहीं थी, इस पे 300 सवा 300। बाबर ने भी बाद में कहा कि हमने 15-20 रन कम बनाए। फिर बाबर ने सोने पे सुहागा जो फील्ड प्लेसिंग की हुई थी, वो भी मेरे ख्याल अप टू द मार्क नहीं थी। हमें बजाय डिफेंसिव होने के एग्रेसिव होना चाहिए था। आप तो सियासी शो करते हैं, इस वक्त हमारे और अफगानिस्तान के जो सियासी मामलात हैं, उस टेंशन में ये मैच हार जाना, वहां से जिस तरह का रिएक्शन आया, मेरा ख्याल है एज ए पाकिस्तानी बल्कि पूरी 25 करोड़ आवाम के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं गया यहाँ चेन्नई से। माजिद भट्टी साहब, मोहम्मद अकरम साहब, थैंक यू सो मच। वी विश ऑल द बेस्ट टू टीम ग्रीन और उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में कोई अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।